प्यारे बच्चों, आज हम भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित सेकंड चैप्टर तलाश का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत के अतीत की झांकी। लेखक के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और किस चीज़ को जानने के लिए, भारत को जानने और समझने के लिए उसके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास चल रहा था। भारत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका अतीत कैसा था, इन्हीं सभी विषयों पर उसका जो मन में मंथन चल रहा है। भारत लेखक के खून में रचा बसा था, फिर भी उसे भारत को ऐसे आलोचक के रूप में देखा जो उसके वर्तमान स्वरूप के साथ ही उसके अतीत को पाश्चात्य विचारकों की दृष्टि से देखता था। इससे उसके मन में भारत के प्रति कई संदेह उत्पन्न हुए। क्या वास्तव में उसने भारत को जान लिया है? उसे भारत के गौरवशाली अतीत को अनदेखा नहीं करना था। यदि भारत का अतीत गौरवपूर्ण नहीं होता तो वह हजारों वर्षों तक स्वयं को सभ्य देश नहीं बनाए रख सकता था। इसी तरीके के प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में उत्पन्न हो रहे थे कि मैं भारत को इस रूप में देखूं या उस रूप में देखूं। भारत की इसी विशेषता को वह जानना चाहता था। आखिर वह विशेष क्या था? लेखक भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़े होकर चारों तरफ 5000 वर्ष पहले के एक पूर्ण विकसित सभ्यता के नगर के घर और वहाँ की गलियाँ देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार इतने हजार वर्षों तक भी निरंतर बनी रह सकती है? इस प्रकार भारत के मजबूत सांस्कृतिक आधार के रहस्य को लेखक जानना चाहता था। लेखक ने भारत के इतिहास तथा प्राचीन साहित्य में कुछ अंशों का अध्ययन किया था। वह उनमें व्यक्त विचारों, भाषा आदि से प्रभावित था। वह चीन तथा मध्य एशिया से जितने भी यात्री आए, जितने भी यात्रा उन्होंने विवरण लिखा, उन सभी उन्होंने क्या किया, उसको पढ़ा और उनकी उपलब्धियां जो उन्होंने लिखी थी उन सबको जानना। लेखक हिमालय पर बहुत घूमा। उसका कश्मीर के साथ खून का रिश्ता था। हिमालय से निकलकर बहने वाली सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा आदि नदियों ने लेखक को सदा ही आकर्षित किया था। सिंधु अथवा इंडस नदी के नाम पर ही इस देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा था। यमुना के साथ अनेक प्रकार की पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र उत्तर पूर्वी पहाड़ियों की दरारों से बहकर आती है। गंगा की गाथा तो भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। कितने भी गंगा की पवित्रता और उसके बारे में क्या कहा जा सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं कहा सकता है कि उसके सामने क्या उदाहरण दिए जाए। लेखक ने अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं तथा अन्य पुराने स्मारकों को भी देखा था। उसने आगरा, दिल्ली की प्राचीन सुंदर इमारतों को भी देखा था, जिसके पत्थरों पर भारत के गौरवपूर्ण अतीत की कहानी अंकित है। वह अपने शहर इलाहाबाद और हरिद्वार के कुंभ स्नान के मेलों में जाकर हजारों की संख्या में आने वाले गंगा स्नान के श्रद्धालुओं को देखता। अब से 1300 साल पहले चीनी तथा अन्य यात्रियों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों का वह सोचने लगता कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो लोगों की अनगिनत पीढ़ियों से भी गंगा नदी की ओर खींचती रही। अपने अध्ययन और यात्राओं के माध्यम से लेखक को अतीत में झांकने का अवसर प्राप्त हुआ। उसे लगा कि उसके पूर्वजों की भूमि में ऐसे लोग रहते थे जो हंसना, रोना, प्यार करना, समझाना जानते थे। उन्हें जिंदगी की पूरी जानकारी थी। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश उसके कानों में गूंजता था। अशोक के शिलालेखों से उसे इस सम्राट की महानता का ज्ञात होता था। फतेहपुर सीकरी में विद्वानों की सभा में बैठा सम्राट अकबर उसे मनुष्य की कभी समाप्त नहीं होने वाली समस्याओं का हल तलाश करते दिखाई देता था। इस प्रकार भारत के इतिहास के विभिन्न पक्ष लेखक के सामने खुलते जा रहे थे। उसे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा का निरंतर गतिमान रहना कुछ अजीब सा लग रहा था। कुल मिलाकर जो इस पाठ का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला कि भारत के अतीत की झांकी के अवलोकन से नेहरू जी सिर्फ ये निकालते हैं कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति भले ही कितनी प्राचीन हो जाए लेकिन उसका महत्व सदा बना रहेगा।